नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज इस वीडियो में। क्या आप भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आप जानते हैं कि जो आपकी एग्जाम डेट है वो आ चुकी है। अब आपके पास मात्र 15 दिन का समय बचा हुआ है और इस 15 दिनों में हम कंप्यूटर का जो आपका 10 नंबर का आता है उनके सभी टॉपिक, कंप्यूटर जो सभी टॉपिक हैं उनको बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो आप देखेंगे हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं और जो हमारी 15 दिन की स्ट्रेटजी है आखिर वो क्या होने वाली है। हम इसमें कैसे कम से कम, जैसे आपका 10 नंबर कंप्यूटर आता है तो हम 10 में से 8 नंबर अपने कैसे सही कर सकेंगे। सबसे पहले हम अपना सिलेबस जानेंगे कि जो हमारा कंप्यूटर का सिलेबस है दिल्ली पुलिस में क्या क्या पढ़ना है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ उतना पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में बार बार पूछ जाता है और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो आपका बेसिक कंप्यूटर है। सबसे पहले जानेंगे कंप्यूटर के बारे में। यहाँ पर थोड़ा सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मूल सिद्धांत बेसिक कंप्यूटर पढ़ेंगे, उसके बाद हम सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। एएलयू ये क्या होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू क्या होता है, सीयू। और इसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, मेमोरी पढ़ेंगे। जो आपका सिलेबस है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम समय है, वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। जो मेमोरी होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, रैम रोम हो गया, सीडी डीवीडी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होंगी आपकी। और इसके बाद जो जनरेशन होती हैं, कुल जनरेशन कितनी होती हैं, जी मतलब आपके टॉपिक हैं पीपीटी एक्सएसटीजी, आपके एक्सटेंशन नेम होते हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, एमएस वर्ड से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हम एमएस वर्ड को कवर करेंगे पूरा। मतलब कहने का मतलब जो आपका 15 दिन बचा हुआ है इसमें हम कंप्यूटर को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। उम्मीद मानिए, यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपके लिए प्रैक्टिस रहने वाला है और खास बात ये होने वाली है कि आपके लिए एक मैथन क्लास आएगी जिसमें आपके सभी टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करा दिए जाएंगे और ये आपके डेली प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए कंप्यूटर के रामबाण साबित होंगे। और इसके बाद देखेंगे शॉर्टकट की फुल फॉर्म, मतलब कहने का है जो आपका सिलेबस पूरे जैसे एम एस एक्सेल भी पढ़ेंगे हम यहाँ पर। एम एस एक्सेल के बाद जो आपका इंटरनेट आता है, इंटरनेट और डब्ल्यू इसको भी हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। वेब ब्राउजर सर्च इंजन क्या होते हैं और उसके बाद जो आपका सिलेबस है ईमेल का फुल फॉर्म, ईमेल से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे हम उसको पूरा कवर करेंगे। जो आपका बेसिक कंप्यूटर कोर्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो इन्हीं टॉपिक की हम डेली इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। और यदि आपको ज़्यादा कमेंट आते हैं कि सर स्पेशल टॉपिक लाइए, तो हम स्पेशल टॉपिक की भी, जैसे आपने देखा 5-6 ऐसे चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं, तो उन चैप्टरों को एक मैराथन क्लास में करा दिया जाएगा। तो जैसा आप कमेंट आएगा उसी प्रकार से आपके कोर्स भी करा दिया जाएगा। लेकिन आपको ये प्रैक्टिस सेट डेली आने वाला है, याद रखें। यह प्रैक्टिस सेट सुबह आपका 8 बजे डेली आया करेगा इसी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपका यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से होने वाला है और साथ साथ अभी कमेंट करते चलेंगे, जो भी डाउट होगा सारे आपके यहाँ पर क्लियर होंगे। पूछा गया है कंप्यूटर का दिमाग। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? क्या कंप्यूटर के दिमाग रैम को कहा जाता है, सीपीयू को, मॉनिटर को या हार्ड डिस्क को? कंप्यूटर का ब्रेन मीन्स कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। जो सीपीयू होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखेंगे, सीपीयू होता है उसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपसे पूछ सकता है रैम की फुल फॉर्म क्या होती है और इसका क्या कार्य होता है? जो रैम होता है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखेंगे, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसका कार्य होता है अस्थायी रूप से स्टोर करना। मतलब कहने का, जैसे आप कंप्यूटर जो भी कार्य करते हैं वो सारा कुछ आपका रैम में स्टोर होता है और अचानक लाइट जाने के बाद आपका जो डेटा होता है वो हट जाता है। मतलब कैसे? जैसे आप एमएस वर्ड में कोई फाइल बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं और अचानक लाइट चली गई, आपका कंप्यूटर बंद हो गया, वो सारा डेटा हट जाएगा। कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं वो सारा कार्य रैम में जाना अनिवार्य होता है। यदि आपने सेव कर लिया सेकेंडरी स्टोरेज में तो सेव रहेगा, नहीं किया तो पूरा कार्य आपका हट जाएगा। तो यह आपकी अस्थायी मेमोरी होती है और इसको वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे रैम के बारे में। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मॉनिटर क्या है? जो आपका मॉनिटर होता है यह आपकी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। हार्ड डिस्क क्या हो जाती है आपकी? जबकि स्टोरेज डिवाइस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप देखेंगे एक्सप्लेन जो मैंने किया है वही लिखा हुआ है, फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे। जो सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू के जो मुख्य घटक होते हैं वो 3 होते हैं। याद रखेंगे, सीपीयू के 3 मुख्य घटक होते हैं। पहला होता है एएलयू जिसकी फुल फॉर्म होती है
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है CU जिसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है MU जिसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरी यूनिट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। जो एक बाइट होता है आखिर वो कितने बिट्स के बराबर होता है। जो एक बाइट होता है वह टोटल 8 बिट के बराबर होता है। याद रखेंगे एक बाइट होता है वह 8 बिट के बराबर होता है। और यदि आपसे पूछे कि 4 बिट बराबर क्या होता है, तो 4 बिट बराबर आप देखेंगे 4 बिट बराबर एक नेबल। 4 बिट बराबर क्या होता है, तो 4 बिट बराबर एक नेबल होता है। और आपसे पूछे 2 नेबल बराबर क्या होता है, तो 2 नेबल बराबर आपका एक बाइट हो जाता है। याद रखेंगे पूछ सकता है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है या डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो होती है बिट, जो आपके 0 और 1 दो नंबर होते हैं। और आपसे पूछेगा 1 KB, 1 KB बराबर क्या होता है, तो 1 KB बराबर 1024 बाइट के होता है। KB का मतलब होता है किलोबाइट। सब पूछ सकता है इन जो दिए हुए ऑप्शन है इनको क्रम लगाइए। जैसे सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी बिट, बिट से बड़ा क्या होता है निवल, निवल से बड़ा क्या होता है बाइट, बाइट से बड़ा होता है किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट, गीगाबाइट से बड़ा गीगा, जीबी और टीबी, टीबी मतलब होता है टेराबाइट और पीबी मतलब होता है पेटाबाइट। तो इस प्रकार से इन क्रम को भी याद रखेंगे। बिट, बाइट, बिट, निवल, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, इस प्रकार से इनको याद रखेंगे। ऑप्शन के क्रम में पूछ सकता है निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है। दिए हुए ऑप्शन में पूछा है कि निम्न में से कौन सा है जो इनपुट डिवाइस है। इनपुट क्या कहलाते हैं, सबसे पहले हम इनपुट के बारे में जानेंगे। आखिर जो इनपुट होते हैं वो क्या कहलाते हैं। इनपुट वो होते हैं, सिंपल सी भाषा में याद रखना है, जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश, आदेश, ऑर्डर दे सकते हैं, वो सभी हमारे इनपुट कहलाते हैं। आप कहेंगे कैसे, तो मैं कहूँगा कुछ इस प्रकार। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, आपने ए प्रेस किया तो उसमें ए ही प्रेस होगा। यदि आपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किया तो स्क्रीन पर लेफ्ट बटन का कार्य होगा। यदि राइट क्लिक किया है तो राइट का कार्य होगा। आपने अपने डॉक्यूमेंट जो स्कैनर होता है प्रिंटर में के ऊपर स्कैनर लगा होता है, आप उस स्कैनर की रखा, आपने स्कैन किया, जो भी रखा है वो आउटपुट जो आपका हार्ड कॉपी था उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं आपने उसको ऑर्डर दिया है। तो वो आपका इनपुट डिवाइस क्या कहलाते हैं, जिनके माध्यम से ऑर्डर दे रहे हैं। हमने ऑर्डर दिया है, जो हमारा हार्ड कॉपी है वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो जाए, किसके माध्यम से हो रहा है, स्कैनर के माध्यम से। तो जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश, आदेश, ऑर्डर दे सकते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, वो सभी हमारे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अब देखेंगे जो प्लॉटर होता है, प्रिंटर, स्पीकर, ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। अब आउटपुट डिवाइस कैसे, जो आपने इनपुट दिया है उसी कार्य को दिखाने का कार्य। जैसे आपने इनपुट दिया माउस कीबोर्ड के माध्यम से, वो आपके इनपुट हो गए, लेकिन जो मॉनिटर है वह आउटपुट डिवाइस है। क्योंकि आप देखेंगे जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है, इनपुट दिया है, वो सभी कहाँ देखेगा, वो सभी हमारा मॉनिटर पर देखेगा। तो मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस। आपने प्रिंट कोई पेज बनाया, उसको बाहर निकालना चाहते हैं, किसके माध्यम से निकालेंगे, आप प्रिंटर के माध्यम से। तो जो आपने जो इनपुट दिया है, इनपुट को प्रोसेस करके जो कार्य आपका देखने को मिल रहा है, छूने को मिल रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आउटपुट हो जाएगा। तो इनपुट द्वारा दिया हुआ इनपुट प्रोसेस होकर जो आपका किस में बदल जाता है, वो आपको आउटपुट में बदल जाता है। आउटपुट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट आउटपुट और दूसरा होता है हार्ड आउटपुट। सॉफ्ट आउटपुट क्या कहलाता है, जैसे आपने कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस किया, कुछ भी प्रेस किया, तो जो आपको दिख रहा है वो आपका सॉफ्ट आउटपुट है। लेकिन जब आपने प्रिंट कर दिया, प्रिंट करने के बाद आप जैसे आपने कोई पेज है, आपके सामने पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, मॉनिटर के अंदर है, सिर्फ आप उसको देख सकते हैं। लेकिन जब आपने प्रिंट दे दिया तो आप उसको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हार्ड आउटपुट हो जाएगा। तो कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आपको 100% उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। किसी भी टॉपिक में कोई भी समस्या हो आप जरूर बताइएगा, आपकी सारी समस्याओं का हल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। www, आखिर ये www है क्या। उम्मीद मानिए यदि आप ये 15 क्लास पूरी कर लेते हैं और उस मैराथन क्लास जो आपकी आने वाली है, यदि आप उसको पूरा कर लेते हैं तो आपके 10 में से 8 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। बस खुद से भरोसा रखना है और डेली क्लास लेनी है और अच्छे से पढ़ना है। यकीन मानिए आपका जो कंप्यूटर का है 10 नंबर का है, 10 में से 8 नंबर भी आके आ जाते हैं तो एक हिसाब से बहुत अच्छा होता है। क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है, उनका 10 नंबर कंप्यूटर है, हमें क्या करना पड़ेगा, हम तो ऐसे ही लगा लेंगे। लेकिन यदि आप पढ़ के जाएंगे तो 8 नंबर मैं कह रहा हूँ, यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यकीन में मानिए आप कंप्यूटर में 10 में से 10 भी कर सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर यदि आपका नॉर्मल आ गया तो आप 10 में 10 कर लेंगे, लेकिन हार्ड भी आया तो आप 7 से 8 क्वेश्चन इन्हीं लेक्चरों के माध्यम से बहुत अच्छा कर लेंगे। क्योंकि आपके लिए डेली क्लास बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है और आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा जो हमारे एग्जाम से या आउट ऑफ सिलेबस है, आपको वही पढ़ाया जाएगा। और
जो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने सभी साथियों में शेयर जरूर कर दीजिए। यह क्लास आपकी डेली 8 बजे आया करेगी, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। पूछा गया है www का पूरा नाम क्या है। जो www है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो www है इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। याद रखेंगे www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। उसके बाद पूछता है आपसे, ये तो आपने फुल फॉर्म जाना, आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया और कब किया गया। जो www है इसका आविष्कार किया गया था 1989। सन याद रखेंगे, www का आविष्कार 1989 ईस्वी में टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया था। www का आविष्कार टिम बर्नर्स ली द्वारा सन 1989 में किया गया था। इस बात को आप जरूर याद रखेंगे, फुल फॉर्म याद रखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आपको क्वेश्चन ऑफ नंबर नहीं देखना है, क्योंकि आप देखेंगे क्वेश्चन कितने भी हों, क्वेश्चन से मतलब नहीं होना चाहिए। आप एक्सप्लेन देखिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होगा। आप देखेंगे एक क्वेश्चन 5-5, 6-6 क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको वीडियो को अच्छे से सुनना है और देखना है। क्वेश्चन आप कहेंगे जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, मैं चाहता तो मैं 50 क्वेश्चन आपको रख देता। और एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप एक्सप्लेन देखेंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं देखना है कितने क्वेश्चन हो रहे हैं कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। आप ये देखिए आप कितना अच्छा कंटेंट मिल रहा है। कंप्यूटर वायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। जो कंप्यूटर वायरस होते हैं, आप जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं, आखिर वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। कंपाइलर होते हैं, असेंबलर होते हैं, एंटीवायरस होते हैं या मेलवेयर होते हैं। जो वायरस होते हैं वह आपके मेलवेयर होते हैं। जो वायरस होते हैं कंप्यूटर वायरस वो आपके मेलवेयर होते हैं। जो कंपाइलर और असेंबलर है, आखिर ये हैं क्या। जो कंपाइलर और असेंबलर हैं ये आपके ट्रांसलेटर हैं। क्या है ये आपके, ये ट्रांसलेटर हैं। क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ एक भाषा समझता है, वो है आपकी बाइनरी भाषा, जिसको मशीन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 वाली भाषा समझता है। तो जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य किसका होता है, तो वो होता है आपका ट्रांसलेटर का। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। ये आपके क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये ट्रांसलेटर का कार्य होता है। तो याद रखेंगे ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। एंटीवायरस क्या होता है, तो ये आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आप कंप्यूटर में वायरस होते हैं उनको स्कैन करने के लिए, उनसे बचाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। जो आपके मेलवेयर होते हैं वह आपके मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर ये सभी आ जाते हैं। जो आपके मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, याद रखेंगे यदि आपका मेलवेयर ना दिया होता तो क्या लग जाता आपका आंसर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब होता है हानिकारक सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है। जो एक्सेल होता है आखिर उसमें जो कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो आखिर वो किस चिन्ह से शुरू होता है। जैसे आप संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं, संख्याओं का औसत निकालना चाहते हैं, बड़ी संख्या निकालना चाहते हैं, छोटी संख्या निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कोई फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला लगाने से पहले हमें कौन से चिन्ह का प्रयोग करना होगा, क्या हैश चिन्ह का प्रयोग करना होगा, तो आप कहेंगे नहीं। क्या एट का प्रयोग करना होगा, नहीं। क्या विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करना होगा, तो नहीं। किसका चिन्ह का प्रयोग करना होगा, बराबर चिन्ह का। यदि आप एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो वहां पर आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। कौन से चिन्ह का, बराबर चिन्ह का। आपसे पूछ सकता है कि जो सम फार्मूला होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है। जो सम फार्मूला होता है उसका प्रयोग होता है संख्याओं का योग निकालने के लिए। जो आपका मैक्स फार्मूला होता है अधिकतम बड़ा मान निकालने के लिए। और जो MIN फार्मूला होता है, मिन फार्मूला होता है, मिन फंक्शन होता है, वो आपके न्यूनतम वैल्यू निकालता है। और याद रखेंगे जो काउंट फंक्शन होता है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, जो काउंट फंक्शन होता है वो सिर्फ संख्याओं को निकालता है। काउंट फंक्शन से क्यों गिनता है, संख्याओं गिनता है। जितनी सेलों में आपकी संख्या होंगी उनको गिनेगा। और जो आपका एक्सेल होता है इसमें आपके रो होती हैं, कॉलम होते हैं, और रो और कॉलम से मिलाकर आपकी सेल का निर्माण होता है। इसको जरूर याद रखेंगे। आपसे पूछेगा सेल क्या कहलाती हैं, तो रो और कॉलम से मिलने वाली पॉइंट को हम सेल कहते हैं। जैसे देखेंगे आप फॉर्मूला लगा हुआ है तो सबसे पहले बराबर चिन्ह है, और बराबर चिन्ह के बाद सम का फॉर्मूला लगा हुआ है। तो A1 से लेकर A10 तक जो भी सेल में वैल्यू होगी उन सभी का योग निकाल कर दे देगा। और याद रखेंगे सिर्फ नंबर को जोड़ेगा, ना कि टेस्ट को। और यहाँ पर देखेंगे जो रेंज है उस रेंज के बीच में क्या आता है, कॉलन चिन्ह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है IP एड्रेस IPv4 कितने बिट का होता है। जो IP एड्रेस IPv4 है आखिर ये कितने बिट का होता है। जो आपका IP एड्रेस IPv4 होता है यह आपके टोटल
32 बिट का होता है, याद रखेंगे। IPv4 होता है वह 32 बिट का होता है। IPv4 की फुल फॉर्म क्या होती है? जो IPv4 होता है उसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, याद रखेंगे। IPv4 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। आखिरी कितने बिट का होता है? तो 32 बिट का। यहीं पर आपसे दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो IPv6 होता है ये कितने बिट का होता है? जो IPv6 होता है वह 128 बिट का होता है। 4 पूछे तो 32 का और 6 पूछे तो 128 बिट का। IPv6 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, क्योंकि 6 लिखा है तो 6 हो जाएगा वर्जन, और 4 लिखा है तो 4। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और वर्जन 6 32 बिट और 128 बिट। यहीं से आपसे दूसरा क्वेश्चन बनता है जो आईपी एड्रेस होता है इसकी रेंज कितनी होती है? तो आईपी एड्रेस की रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक। याद रखेंगे आईपी एड्रेस की रेंज कितनी होती है? तो आईपी एड्रेस की रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक। और ये कितनी क्लासों में बटा होता है? ये 5 क्लासों में बटा होता है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई में। ये 5 क्लासों में बटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अगले क्वेश्चन में, एमएस वर्ड में बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? यदि आप एमएस वर्ड में बोल्ड करना चाहते हैं टेक्स्ट को, बोल्ड मतलब क्या होता है? टेक्स्ट को हल्का मोटा करना चाहते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आपको नॉर्मल लिख रहा है अभी, और इस जैसे ही मैं इसको बोल्ड कर दूंगा, थोड़ा इसको साइज बढ़ा बता दे रहा हूँ आपको, तो क्या होगा? हल्का मोटा लिखने लगे, तो हल्के लेटर मोटे हो जाते हैं, उसको बोल्ड कहा जाता है। तो अगर बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो बोल्ड करने के लिए हम Ctrl+B का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए ऐसा पूछ सकता है, बोल्ड ना देकर आप क्या पूछेगा? टेक्स्ट को हल्का मोटा करने के लिए, टेक्स्ट को हल्का डार्क करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम Ctrl+B का प्रयोग करते हैं। तो Ctrl+B से तो आपने देखा बोल्ड होता है। Ctrl+I से क्या होता है? Ctrl+I से होता है इटैलिक। याद रखेंगे Ctrl+I से होता है इटैलिक। इटैलिक मतलब क्या होता है? जो लेटर होंगे हल्के तिरछे हो जाएंगे। Ctrl+I से होता है इटैलिक, इससे क्या हो जाएंगे? लेटर हल्के तिरछे हो जाएंगे। ये होता है आपका Ctrl+I से इटैलिक। Ctrl+U से क्या होता है? Ctrl+U से होता है अंडरलाइन। जैसे किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाना है तो वो होता है Ctrl+U। Ctrl+U के माध्यम से आप अंडरलाइन लगा सकते हैं। और Ctrl+Z बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली शॉर्टकट की है। Ctrl+Z से होता है अंडो। अंडो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा। अंडो करने के लिए Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं। और वहीं से आप पूछेगा रीडो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो रीडो करने के लिए Ctrl+Y शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है पीडीएफ का पूरा नाम क्या? जो पीडीएफ है आखिर इसका पूरा नाम क्या है? जो पीडीएफ होता है, पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। याद रखेंगे पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्योंकि आप जब भी किसी को पीडीएफ भेजते हैं, आप कहते हैं पीडीएफ भेज दीजिए हमें, ये कोई फाइल है आपकी फाइल का पीडीएफ भेज दीजिए, लेकिन अगर पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है। पूछा गया है सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? जो सबसे तेज मेमोरी होती है आखिर वो कौन सी होती है? जो आपकी सबसे तेज मेमोरी होती है, क्या वो रैम होती है? नहीं। रोम होती है? नहीं। एसएसडी? नहीं। जो सबसे तेज मेमोरी होती है वो होती है आपकी कैश मेमोरी, और यह आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। मतलब कहने का यह आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है, ये सबसे तेज मेमोरी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। जो कैश मेमोरी है यह सीपीयू के सबसे पास होती है और रैम से भी तेज होती है। इससे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है। इससे क्या होता है? कैश मेमोरी की मदद से कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। गूगल क्रोम, जो गूगल क्रोम है आखिर ये किसका उदाहरण है? गूगल क्रोम है आखिर ये किसका उदाहरण है? तो गूगल क्रोम क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं। लैंग्वेज है? नहीं। यूटिलिटी है? नहीं। तो जो आपका जो गूगल क्रोम है वह क्या है? तो गूगल क्रोम आपका एक वेब ब्राउजर है। याद रखेंगे गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, जबकि गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है और गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। इसको याद रखें क्योंकि काफ़ी बार पूछ सकता है आपसे कि गूगल क्रोम में यदि एक वेब ब्राउजर है, गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ वेब ब्राउजर थोड़े दिए हुए हैं। तो गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउजर हो गया। फायरफॉक्स वेब ब्राउजर, एज जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, जैसे आप देखेंगे विंडो 10 में आपका ऑटोमेटिकली कौन सा ब्राउजर आता है? तो वो आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन HTTP में एस का मतलब, अब एग्जामिनर क्या है आपसे पूरी फुल फॉर्म ना पूछकर सिर्फ यहाँ थोड़ी सी फुल फॉर्म पूछ लेता है। जो HTTPS होता है आखिर इसमें जो एस होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है?
तो हम पूरी फुल फॉर्म जानेंगे। HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो एस का मतलब क्या हो जाएगा? तो एस का मतलब हो जाएगा सिक्योर। एस का मतलब क्या हो जाएगा? एस का मतलब हो जाएगा सिक्योर। HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, और एस का मतलब क्या हो जाएगा? सिक्योर हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर HTTPS सिक्योर कनेक्शन है। SSL आपसे पूछ सकता है SSL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट का प्रयोग करता है और डेटा को इनक्रिप्ट होकर भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, QR कोड का प्रयोग क्या है? जो QR कोड है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जो QR होता है, QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स, क्विक स्कैन पेमेंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर होगा। आप कुछ भी सामान लेने आते हैं ना, तो आपको किसी की मोबाइल नंबर की ज़रूरत ना किसी की ज़रूरत, आप अपने फ़ोन पे गूगल पे चलाते हैं और व्यक्ति का जहाँ सामान लिया है उसके यहाँ स्कैनर लगा है, आप सीधे गूगल पे फ़ोन पे से स्कैन करेंगे और सीधे आपके बैंक से अमाउंट सीधे जिस बैंक में आपका जो स्कैन लगा हुआ है, जिसका लगा हुआ है, सीधे वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। विदिन सेकंड हो जाता है। जैसे आपने अपना पासवर्ड डाला वैसे ही आपका पेमेंट तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है UPI। जो आप गूगल पे कहते हैं, हमने गूगल पे कर दिया, फ़ोन पे कर दिया, तो ये इनके माध्यम से कर दिया, लेकिन वास्तव में क्या होता है? वास्तव में आपका UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। तो UPI के माध्यम से आपका जो क्या होता है, जैसे आपने गूगल पे किया, फ़ोन पे किया, तो आप UPI के माध्यम से आपका ट्रांसफ़र हो गया। तो आखिर UPI की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या UPI की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती है, यूनिवर्सल पेमेंट इंटीग्रेशन होती है, यूनिक पे इंटरफेस होती है, ये यूनिट पेमेंट इन्फो होती है। UPI का पूरा नाम क्या होता है? तो UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। याद रखेंगे, UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और आज की क्लास का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। Ctrl+S का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है कि Ctrl+S का प्रयोग किसके लिए करते हैं? सेव करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, सर्च करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन सभी साथियों में भेज दीजिए जिनका भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि आपके लिए डेली यहाँ पर मेहनत होने वाली है। यकीन मानिए, यदि आप भी हमारे साथ मेहनत करते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे मैंने बताया कि आपके 10 में 10 तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि आपके यदि आप सारी वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं तो 10 में से 8 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, वंदे मातरम। अपनी तैयारी में अच्छी तरीके से लगे रहिए।